Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 8 पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो जल्दी से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आई होप आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। ऑटो इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ऑटो इम्यूनिटी हमारे पास ऑटो मतलब खुद से होने वाली जो इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है, पहचानने पर, इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स based on the ability to differentiate foreign organisms, example pathogens from cell cells। यानी कि जो ऑटो इम्यूनिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, यानी कि हम जैसे लोग हायर वर्टिब्रेट्स उनमें हमें एबिलिटी होती है कि हम डिफरेंशिएट कर सके कि कौन से ऑर्गेनिज्म फॉरेनर है। फॉरेनर मतलब पैथोजेंस, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, सेल से जो हमारे अच्छे वाले सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और जो दूसरे पैथोजेंस के सेल्स होते हैं उसको डिफरेंशिएट कर सके। तो वो जो एबिलिटी होती है दैट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। Higher vertebrate can distinguish faunal molecules as well as faunal organisms। तो higher vertebrates यानी कि हम में ये ability होती है कि हम distinguish कर सके faunal molecules को और faunal organisms को, यानी कि pathogens को, disease causing organisms को। Sometimes due to genetic and other unknown reason, कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभार जेनेटिक और किसी दूसरे अननोन रीजंस की वजह से बॉडी क्या करती है, सेल्फ सेल्स को ही अटैक कर देती है। हमारी बॉडी सेल्फ सेल्स जो हमारे अंदर के सेल्स होते हैं उसको ही अटैक कर देती है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी। अब अपने ही सेल को अगर हमारी बॉडी खराब करेगी तो सारी बॉडी को डैमेज होगी इससे, एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। और इससे इसलिए कहते हैं इसे ऑटो इम्यून डिसीज। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा। कई बार क्या होता है ड्यू टू जेनेटिक या कोई भी ऐसा अननोन रीजन हो सकता है जिससे बॉडी अपने ही सेल्स को पर अटैक कर देती है, तो इससे क्या होता है पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है और इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज। रूमेटेड आर्थराइटिस which affects many people in our society is an autoimmune disease। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यानी कि डिसीज का नाम है ऑटो इम्यून डिसीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये हमारी बहुत सारे पीपल को अफेक्ट कर चुकी है, यानी कि खुद ही अपने सेल्फ सेल्स को अटैक कर चुकी है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ऑटो इम्यूनिटी, और ये जो एग्जांपल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे हाउ रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट्स योर जॉइंट्स। कैसे जो ये ऑटो इम्यूनिटी डिसीज है वो हमारे जॉइंट्स को कैसे इफेक्ट करती है, वो आपको पिक्चर में बहुत क्लियरली दिखाया गया है। जैसे कि अगर आप रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देखो तो आपको पिक्चर सेकंड में दिखाया गया है कि किस तरह से हाथ में जो सेल्फ सेल्स है, क्योंकि खुद के जो सेल्स होते हैं वो ही डैमेज हो गए जिससे पूरी बॉडी धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाती है। तो आपको पिक्चर सेकंड में दिखाया गया है, एकदम इनएक्टिविटी शो कर देती है जो भी बॉडी पार्ट्स ये अफेक्टेड होता है सबसे स्टार्टिंग में। और जो आपको साथ में फिगर दिखा रखी है उसमें आपको बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि किस तरह से मेम्ब्रेन जो है हमारी वो थिक हो जाती है, उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है, जो आपको सेंटर में फ्लूइड प्रेजेंट दिखाया गया है, तो जिससे वजह से उसमें वो कमी आ जाती है और हमारी जो हैंड्स है या कोई भी बॉडी पार्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स स्टूडेंट इट इज वेरी मीन्स लाइक कॉमन डिसीज हो गई है आजकल। द टर्म एड्स stands for acquired immunodeficiency syndrome। So the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome। This means deficiency of immune system। इसका मतलब होता है कि एक deficiency है immune system की, यानी कि जब immune system अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं तो इस तरह की बीमारियां हो सकती है। Acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease। तो ये क्या होती है डिसीज स्टूडेंट्स, लाइफ टाइम के लिए होती है, यानी कि ये कभी भी क्योर होने वाले डिसीज नहीं है। अगर किसी को एड्स हो जाते हैं तो वो लाइफ टाइम तक होते हैं। ठीक है, इसकी कोई अभी तक ऐसी ट्रीटमेंट नहीं आई है और इसका मतलब ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये एक कॉन्जेनिटल डिसीजेज है, यानी कि एक वैसी डिसीजेज है जो दूसरों से नहीं फैलती है। इट इज
बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। और सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, सबकी जो एबिलिटी होती है फाइट करने की टू द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। तो इसलिए ये इंडिकेट करे कि ये कंजेनिटल डिजीज नहीं है। एड्स इज कॉज्ड बाय, अब ये कैसे फैलता है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी से फैलते हैं। बहुत कॉमनली आपने सुन रखा होगा एचआईवी, एचआईवी के इंजेक्शंस भी लगते हैं बहुत पहले। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली आ सकती है। एचआईवी इज अ रेट्रोवायरस हैविंग आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो एचआईवी क्या है? अभी हमें फुल फॉर्म से पता लग गया, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो ये एक वायरस है। कौन से वायरस है? रेट्रोवायरस। अब इन रेट्रोवायरस के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिससे कॉमन कोल्ड फैलता है। तो इनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसे जेनेटिक मटेरियल इनमें क्या वायरसेस में प्रेजेंट होता है? आरएनए। ठीक है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो हमने जो सिंड्रोम, एड्स में जो एस है वो स्टैंड करते हैं सिंड्रोम के लिए। तो जो सिंड्रोम है उसका मतलब होता है सिम्टम्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमें दिखाई देने हैं। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। तो एड्स को सबसे पहले कब रिपोर्ट किया गया था? 1981 में। तो ये भी क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स। अब हम पढ़ेंगे कि एचआईवी इंफेक्शन का ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि वो किस तरह से फैलते हैं। नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं तो उससे भी ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन होता है। सेकंड, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। कैसे? जब हम ब्लड, जो कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफ्यूजन होता है, दैट इज उसकी वजह से भी एचआईवी इंफेक्शन फैल सकते हैं, यानी कि एड्स हो सकते हैं हमें। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो शेयर करना इन्फेक्टेड नीडल्स, यानी कि कई बार क्या होता है हॉस्पिटल्स में एक पेशेंट पे जो नीडल यूज की गई है वही दूसरे पेशेंट पे बिना क्लीन किए, या पहली बात तो नीडल्स का डिस्पोजल होता है, तो अगर दूसरी नीडल, वही नीडल हम दूसरे पेशेंट पे अप्लाई कर दे तो इससे भी क्या हो सकता है? एचआईवी इंफेक्शन हो सकता है। और ऐसे ड्रग अब्यूजर के केस में भी हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू अ चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो ऐसी संभावना हो सकती है कि उसके बच्चे को भी एचआईवी इंफेक्शन हो सकता है, बिकॉज बोथ आर शेयरिंग द प्लेसेंटा। ठीक है, फॉर फूड एंड अदर पार्टिकल्स। तो इस तरह से हमें एचआईवी इंफेक्शन हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, इन्फेक्टिंग ड्रग्स की वजह से, अगर हम ड्रग्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें एचआईवी हो सकता है। प्रेगनेंसी के समय भी हो सकता है। ठीक है। और जब मतलब वही मैंने बताया अभी, जैसे चाइल्ड में हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हमें ब्लड से रिलेटेड कोई भी ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड के एक्सचेंज करना होता है या ब्लड देना होता है किसी को, तभी क्लीन ब्लड की बहुत जरूरत होती है ताकि एचआईवी इंफेक्शन ना फैल सके। तो ये चारों पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा। People who are at a high risk of getting this infection includes individuals। तो जिन लोगों को ये सारी संभावनाएं उन लोगों को हो सकती है जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर सकते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो ड्रग्स लेते रहते हैं बहुत ज्यादा, इंडिविजुअल्स रिक्वायर रिपीटेड, वो उसे हो सकता है जिसे ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की बहुत जल्दी बार बार रिपीटेशन चाहिए होते हैं, एंड चाइल्ड बोर्न टू एन एचआईवी इंफेक्टेड मदर। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस है एचआईवी इंफेक्शन होने की। अब हम पढ़ेंगे कि एचआईवी एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स क्लियर कर लिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गए हो कि किस किस चीजों से एचआईवी यानी कि एड्स फैलता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस किस वजह से एचआईवी एड्स नहीं फैलता। एचआईवी एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच। किसी के टच करने से स्टूडेंट्स ये एचआईवी एड्स नहीं होता। और फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता, या बट अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकता है। इट्स स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। तो ये कैसे होता है? सिर्फ इंटरनल, अभी हमने बताया कि जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आने से होता है, या जो अभी हमने 4 रीजंस पढ़े उसकी वजह से होता है। तो फ्लूइड्स की वजह से होता है। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इट इज हेंस इंपेरेटिव फॉर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग। तो ये इंपेरेटिव है हमारे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वेलबींग के लिए। दैट्स the HIV AIDS infected person are not isolated from family and society। यानी कि ये हमने अभी पढ़ा, ये कंजेशन डिसीज है, यानी कि एक से दूसरे लोगों पर नहीं फैलती। इट इज something that is genetically, that is inside the body fluids। Okay, there is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम क्लियर करने जा रहे हैं कि
जो जब हमें एड्स होता है तो उसमें बीच में जो टाइम लैग होता है, हमेशा टाइम लैग होता है। टाइम लैग का मतलब एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि कब वो इन्फेक्शन आएगा और कब उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इसी तरह से एड्स का जो टाइम लैग है वो है यूजुअली 5 to 10 ईयर्स। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसे इतनी जल्दी नहीं सिम्टम्स दिखेंगे, उसे 5 से 10 साल में सिम्टम्स दिखेंगे। तो इतना लंबा इसका टाइम लैग है। इसलिए अभी हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कोई कोई लास्ट स्टेज पर होता है, क्योंकि ये हमने बताया ना कि ये एक इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव डिसीज है, यानी कि लाइफ टाइम तक है। लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। अब ये एचआईवी हमारी बॉडी पे किस तरह से असर डालते हैं, यानी कि उनका लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है ना स्टूडेंट्स, वो अभी हम बात करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, जब बॉडी में एंटर कर जाता है, द वायरस एंटर्स मैक्रोफेजेस। वायरस जो है वो मैक्रोफेजेस में एंटर करता है, यानी कि टी हेल्पर सेल्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स होते हैं हमारे पास और एक टी सेल्स होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, दो तरह के सेल होते हैं। तो जो सबसे पहले वायरसेस कहाँ एंटर करते हैं, मैक्रोफेजेस यानी कि टी हेल्पर सेल्स में एंटर करते हैं। द वायरल आरएनए जीनोम रेप्लिकेटेड टू फॉर्म वायरल डीएनए। हमने अभी पढ़ा कि जो वायरसेस है उसके पास डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो जो वायरल वायरल आरएनए है, यानी कि जो वायरस का आरएनए है, वो रेप्लिकेट करेगा क्या बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए। ठीक है, विद द एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो ये बहुत स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की मदद से जो आरएनए प्रेजेंट होता है वायरस में, दैट इज रेप्लिकेटेड टू डीएनए। The viral DNA gets incorporated into the host cell DNA. अब जो रेप्लिकेट होकर वायरस का जो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या जाएगा, होस्ट सेल के डीएनए में, यानी कि जिसपे वायरस डिसीज फैलाने की कोशिश कर रहा है उस पे, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। और क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर, हमारे लिए तो वो इन्फेक्टेड सेल्स हुए, इन्फेक्टेड सेल्स है, वो प्रोड्यूस करेगा वायरस के पार्टिकल्स को, किसमें, होस्ट सेल में। एंड द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस। इससे क्या होगा, मैक्रोफेज जो है वो वायरसेस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, वायरसेस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा कौन, मैक्रोफेज। वायरसेस रिलीजेस फ्रॉम मैक्रोफेज अटैक टी हेल्पर सेल, यानी कि वो मैक्रोफेज जिससे निकलने वाले जो वायरसेस, अभी हमने पढ़ा वायरसेस रिलीज करता है, तो वो किसको अटैक करेगा, सीधा टी हेल्पर सेल्स को, एंड कॉज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स। इससे क्या होगा, जो टी हेल्पर सेल्स होंगे वो कम होने लग जाएंगे, एंड ड्यू टू विच द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, जिससे क्या होगा, पर्सन जो है इन्फेक्शन से सफर होने लग जाएगा, विद सेवरल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डायग्नोज बाय एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। तो ये कैसे पता लगता है कि किसी जने किसी को भी एड्स है, दिस इज डायग्नोज बाय एलिजा। तो एलिजा एक तरह से हमारी टेक्निक है जिसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी यही है कि वायरस जो है बॉडी में एंटर होकर डायरेक्ट कहाँ जाता है, मैक्रोफेज में, यानी कि टी हेल्पर सेल में। जो वायरस का आरएनए होता है वो वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है, किसकी वजह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से। अब जो वायरल डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है वो होस्ट सेल के डीएनए में जाएगा और इंफेक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। मैक्रोफेज इसी तरह से वो उसको कैप्चर कर लेते हैं और ज्यादा वायरसेस का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वायरसेस को। वायरसेस टी हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करेगा, जिससे टी हेल्पर सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो कम होते जाएंगे। अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले टी हेल्पर सेल्स कम हो गए तो स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति है जिसे ये इन्फेक्शन हो रहा है उसमें बहुत इनएक्टिविटी शो होगी, यानी कि उसमें ज्यादा देर जान नहीं रहेगी सफर करने के लिए, फाइट करने के लिए डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, और इस तरह से वो व्यक्ति इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। किससे डायग्नोज होता है, एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेट ऐसे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है एचआईवी लाइफ साइकिल एंड थेरेप्यूटिक टारगेट्स कि कैसे वो फ्यूजन एंट्री करता है बॉडी में। एचआईवी का जो आरएनए होता है ये आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिखा रखा है, ये आपने 6 चैप्टर में पढ़ा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसेस। फिर उसके बाद वो एचआईवी डीएनए में बदल जाता है, एंड थर्ड पॉइंट वहां से वो वायरल जो है इंटीग्रेस करता है, यानी कि और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फिर ये न्यूक्लियस तक जाता है, प्रो वायरस, इसी तरह से मतलब वायरस की संख्या बढ़ती जाती है। एचआईवी आरएनए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस दिखा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस करके
ये मैच्योरेशन करके मतलब एक तरह से डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से इन्फेक्शन फैला देता है व्यक्ति में और जिससे प्रिवेंशन ऑफ एड्स। अब हमने पढ़ लिया एड्स क्या होता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब पढ़ लिया। एड्स सबसे पहले कहां पर आया, फिर एड्स कैसे फैलता है, एचआईवी किस तरह से बॉडी को इफेक्ट करता है, द प्रोसेस, लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रिवेंशन क्या है भाई, प्रिवेंशन क्या है एड्स को से बचने के लिए। एज एड्स हैज नो क्योर, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एड्स का कोई क्योर नहीं है, यानी कि इससे नहीं बचा जा सकता। ये दिस इज अ लाइफ टाइम डिसीज और ये किसी से एक और इन्फेक्शन पर्सन से दूसरे इन्फेक्शन पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। दिस इज ड्यू टू द 4 रीजन जो मैं आपको वीडियो में अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, तो बेटर है कि हम प्रिकॉशंस यानी कि प्रिवेंशन ले सके। इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एनसीईआरटी बुक में आप ध्यान देंगे तो आपसे फुल फॉर्म्स पूछी गई है इन सारे वर्ड्स की, एनएसीओ की, एनजीओ की और भी बहुत सारे वर्ड्स, एमआरआई, इन सब की फुल फॉर्म्स पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स फुल फॉर्म को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, वो ये क्या कर रही है, एजुकेट कर रही है पीपल को एड्स के बारे में, यानी कि अवेयरनेस फैला रही है। व्हाट इज एड्स, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम इट। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has started several programs to prevent the spreading of HIV infection। तो इसी तरह से जो वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि प्रिवेंट कर सके HIV इन्फेक्शन के स्प्रेड होने से। मेकिंग ब्लड, अब क्या क्या उन्होंने एक्शंस लिए स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। मेकिंग ब्लड यानी कि ब्लड बैंक्स होते हैं हमारे पास, अगर किसी को खून की जरूरत पड़ती है, आपने बहुत जगह सुना होगा फिल्मों में या अपने आसपास ही देखा होगा किसको कौन से ब्लड की जरूरत पड़ती है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड बैंक से सेफ रखना, HIV से सेफ रखना ब्लड बैंक को। ensuring the use of only disposable needles, यानी कि एक बार हमने नीडल यूज की तो उसको फेंक देना है, दोबारा उसी नीडल को ना तो साफ करना है और ना ही किसी और पे यूज करना है। सिरिंजेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, सेकंड इंश्योरमेंट यही ली गई कि डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज करेंगे। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, कॉन्डम्स यानी कि प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स किए, इन्होंने मतलब कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाया है। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने पर काम चालू किया है। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन आर सम ऑफ द सच स्टेप्स टेकन अप। तो एनजीओज, NACO एंड WHO द्वारा ये सारे कुछ स्टेप्स है जो लिए गए हैं और ये सारे स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। शॉर्ट में रिकैप करते हुए चलते हैं टू फ्लो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ताकि हम फॉलो कर सके सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। टू यूज डिस्पोजेबल नीडल्स, हम डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज कर सके। टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री कॉन्डम्स का यूज कर सके एंड टू प्रिवेंट ड्रग अब्यूज से बचा सके। तो मतलब आपको जो अभी पैराग्राफ मैंने अच्छे से समझाया था दैट इज उसका 4 पॉइंट्स आपको शॉर्ट में आपको बता दिए। कुछ स्टूडेंट को शॉर्ट में चाहिए होते हैं नोट्स, कुछ स्टूडेंट को पूरे पैराग्राफ में चाहिए होते हैं, तो आपको जिस तरह से सही लगे आप उस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कैंसर के बारे में। यस स्टूडेंट्स, अब हम बिकॉज वी आर स्टडिंग 12th क्लास बायोलॉजी, तो इसमें कैंसर नाम की जो डिसीज है दैट इज ऑल्सो सेम लाइक वो किसी पर्सन से पर्सन नहीं फैलती है, ठीक है। तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded डिसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि कैंसर कैसे फैलता है, कैंसर होता क्या है। They just know that falling of hair is cancer, but this is not the right truth students. Hair falling is not the absolute reason of cancer, ठीक है। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded डिसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो जिससे क्या होता है पूरे ग्लोब में बहुत जल्दी से फैल रही है और जिससे अल्टीमेट रीजन क्या होता है, मेन जो पॉइंट होता है डेथ होना। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर एंड मेनी देम डाई, और हर साल बहुत सारे मिलियन इंडियंस सफर होते हैं कैंसर से और डाई कर मर जाते हैं। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल की ग्रोथ होती है एंड जो डिफरेंशिएशन होता है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, वो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल होता है और रेगुलेटेड होता है, राइट। इन कैंसर सेल्स में क्या होता है, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जब कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में
फैलते हैं तो उसमें क्या होती है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है सेल का ग्रोथ करना और डिफरेंशिएट करना, वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है। नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। यानी कि कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है स्टूडेंट्स, वो उसको अनकंट्रोल वे में ग्रो करने देते हैं। यानी कि नॉर्मल सेल है, अच्छे वाले सेल है, हमारी जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राई टिश्यूज बनाते हैं, उस सेल्स को हम यहाँ पे नॉर्मल सेल्स कह रहे हैं। तो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टेक्ट इनिबिशन की, जिससे क्या करते हैं वो दूसरे सेल के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो इनिबिट करते हैं, जिससे क्या होता है अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। कैंसर सेल्स अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, बट कैंसर सेल्स में कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, रोकते नहीं है सेल्स को, अनकंट्रोली ग्रोथ करते रहते हैं, जिससे क्या होता है और ज्यादा कैंसर सेल्स बनते रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर्स। इससे क्या होता है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू करने लग जाते हैं, डिवाइड करते रहते हैं और ज्यादा बड़ी बड़ी मात्रा में कैंसरस सेल्स फैलाते हैं और ज्यादा कैंसर सेल्स बनते रहते हैं, जिसे जब वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्यूमर्स। अब आपने ये टर्म बहुत अच्छे से सुन रखी होगी, ट्यूमर क्या होता है। आपको बहुत अच्छे से साइड में दिखाया गया है कि किस तरह से कैंसरस सेल्स का कैसे फंक्शन होता है कि वो कैंसर सेल में बदल जाते हैं। इसको हम अभी डिस्कस करें। टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक बेनिंग एंड मेलिग्नेंट। दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बेनिंग और मेलिग्नेंट। बेनिंग ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन। जो बेनिंग ट्यूमर होता है वो ज्यादातर क्या रहता है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही कन्फाइंड रुका रहता है, एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज। जो बेनिंग ट्यूमर होता है वो अपनी एक ही जगह पर लोकेटेड होता है, ज्यादा इधर उधर के पार्ट्स पे नहीं फैलता बॉडी के, और बहुत ही कम डैमेज प्रोड्यूस करता है। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ऑन द अदर हैंड आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में फुले हुए, प्रोलिफरेटिंग मतलब फुले हुए सेल्स का बहुत ज्यादा मात्रा में, एक तरह से क्या कह सकते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मास है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स। ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करता है, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल सेल, और जो पास के सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स है उनको भी डैमेज करता है। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड, ये सेल्स जो है एक्टिवली डिवाइड करते हैं एंड ग्रो करते हैं, दे आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ये क्या करता है, नॉर्मल सेल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी भी कमी आने लग जाती है नॉर्मल सेल्स में। सेल्स स्लॉट फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड, और ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स है यानी कि जो कैंसरस सेल्स है वो ब्लड के द्वारा अलग अलग बॉडी पार्ट तक चले जाते हैं, वेयर एवर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी, जिससे क्या कहते हैं वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से फैल जाते हैं। दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर, और वहां पर भी ये ट्यूमर फैलाना शुरू कर देते हैं। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस, इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं, जो बहुत मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। तो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में पाई जाती है, जहां पर जो सेल्स है वो ब्लड के द्वारा दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और वहां पर नए नए ट्यूमर्स को फैला देते हैं। म्यूटेशन होता है सबसे पहले तो इनएक्टिवेट ट्यूमर सुप्रेसर जीन, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है। अब चैप्टर नंबर 6 में आपने म्यूटेशंस पढ़ रखा होगा क्या होता है। फिर क्या करते हैं, सेल प्रोलिफरेट करते हैं, यानी कि सेल देखो कितनी जल्दी मात्रा में बढ़ते हैं और फूल जाते हैं। म्यूटेशन इनएक्टिवेट कर लेती है, ये जो म्यूटेशन है वो इनएक्टिवेट कर देती है डीएनए की रिपेयर जीन को। ठीक है, यानी कि जो डीएनए में रिपेयर जीन होता है उसको इनएक्टिवेट कर देती है, यानी कि जैसा डीएनए है वैसा ही रहता है, वो रिपेयर नहीं कर पाता। म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन क्रिएट्स एन ऑन्कोजीन, यानी कि ऑन्कोजीन किसे कहते हैं, कैंसर जीन्स को कहते हैं, यानी कि वो उसका अब कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेवरल मोर ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी कि म्यूटेशन से क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे ट्यूमर जीन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, कैंसर। यानी कि एक तरफ से सेल्स की बात हो रही है, किस तरह से नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होने चल लग जाते हैं एक जगह से, फिर ये ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर इतनी जल्दी मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी से फैल जाते हैं कि बाकी सारी जगह पर भी होने लगते। कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर कैसे होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूरोप्लास्टिक सेल्स may be induced by physical, chemical, biological agents. These agents are called carcinogens. तो इसका पहला रीजन तो यही है कि कार्किनोजेंस की वजह से कैंसर फैलता है,
कैसे फैलता है? जब नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि कन्वर्ट होते हैं कैंसरस न्यूरोप्लास्टिक सेल में, फिजिकल हो सकता है, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट से, और ये जो एजेंट्स है उसे कार्किनोजेंस कहते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरेज, जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं जैसे एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होगी लाइक यूवी, वो डीएनए डैमेज कॉज कर सकती है। जिससे क्या हो सकता है? वो डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफर, जिससे क्या हो सकता है? डीएनए डैमेज हो सकता है और न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, द केमिकल कार्किनोजन प्रेजेंट इन टबाको स्मोक, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिगरेट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो जो केमिकल कार्किनोजेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं तंबाकू में, स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, इससे लंग कैंसर हो सकता है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस, जो कैंसर को फैलाते हैं वायरसेस, वो कौन से वायरसेस होते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरसेस, जो क्या करते हैं, जिसे हम वायरल ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं। फर्दरमोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। अब बहुत सारे सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी पाए जाते हैं नॉर्मल सेल्स में, जो एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ कंडीशंस में एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेल्स की, यानी कि नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। कौन? ऑन्कोजेनिक वायरसेस। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए कि किस तरह से कैंसर फैलता है। एक तो नॉर्मल सेल्स का कैंसर सेल्स में चेंज होना, दूसरा आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से भी हो सकता है, तीसरा केमिकल कार्किनोजन से यानी कि तंबाकू स्मोक से लंग कैंसर हो सकता है, और चौथा जो हमारे ऑन्कोजेनिक वायरसेस है वो एक्टिवेट कर जाते हैं हमारे सेल्स में एंटर करके, और जिससे क्या होता है? ऑन्कोजेनिक सेल्स यानी कि बॉडी में कैंसर सेल्स प्रेजेंट। कैंसर की डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर का कैसे पता लगता है कि हमें या किसी भी इंसान को कैंसर है? कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू। तो कैंसर के डिटेक्शन हमें कैसे पता लगेगा कि किसी को कैंसर है? वो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से पता लगता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो, टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द सेल ऑफ ल्यूकेमाइज। तो ल्यूकेमाइज में हमारे सेल काउंट्स इंक्रीज होना, एकदम से ट्यूमर बनना, इन सब की स्टडी से हमें पता लगता है कि कैंसर डिटेक्शन कर सकते हैं हम। In biopsy, a piece of the suspected tissue cut into thin sections is sustained and examined under microscope. Biopsy में क्या होता है? पीस होता है जो एक टिश्यू का, ठीक है, उसे कट किया जाता है थिन सेक्शंस में, उसे स्टेन किया जाता है एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है, जिसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बाय अ पैथोलॉजिस्ट। तो एक पैथोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर का ही काम है ये। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, एक्सरे का यूज करना, सीटी, सीटी की फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये जितनी भी अब मशीन्स आ गई जिसकी वजह से हम जल्दी से किसी भी डिजीज का पता लगा सकते हैं। एमआरआई जो आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो ये मैग्नेटिक रेस भेजकर भी हम पता लगा सकते हैं कैंसर का, आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स में होने वाले कैंसर्स का बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो बायोप्सी, हिस्टोलॉजिकल स्टडीज जो है वो पता लगाती है। इसके अलावा एक्सरे हो गया, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो गया, और एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, स्टूडेंट्स अगर आपको इस डिसीज के बारे में बहुत ही अच्छे से बहुत ज्यादा जानना है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी नई नई चीजें इसमें पता लगेगी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो हमने सीटी अभी पढ़ा वो एक्सरे का यूज करती है, 3 डायमेंशनल इमेज, 3D इमेज ऑब्जेक्ट की, जो हमारे अंदर इंटरनल ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट होते हैं उसकी 3D इमेज ऑब्टेन करने के लिए सीटी का यूज होता है, और उसके लिए साथ क्या यूज होती है? एक्सरेज, ठीक है। आपको फर्स्ट फिगर आपको सीटी की ही दिखाई गई है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी की। तो इस तरह से आपको सीटी होता है जब किसी को कैंसर हो जाता है। एमआरआई यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो एमआरआई जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करता है, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि यूवी रेज हो गई जैसे, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। तो कौन कौन से पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं टिश्यूज में? हमें टिश्यू सेल्स इज द ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहेंगे, तो उससे हमें क्या क्या चेंजेस आए हैं तभी तो पता लगेगा कि नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में बदले, कब बदले, कैसे बदले। तो ये सारी टेक्निक सीटी से कंप्लीट हो जाता है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। एंटीबॉडीज का भी यूज किया जाता है जो हमारी बॉडी में डाले जाते हैं ताकि हम वो डिटेक्ट कर सके
कैंसर है या नहीं है। तो ये कुछ मेथड्स है जिसकी वजह से हम डिटेक्शन करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे होती है? बहुत सारे स्टेजेस भी आते हैं, किसी का हमने सुना है लास्ट स्टेजेस होते हैं, किसी का फर्स्ट स्टेजेस होता है। अगर फर्स्ट स्टेज होता है तो वो तो मतलब हम उसको बचा सकते हैं इंसान को। और बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आज सर्जरी। सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है एंड इम्यूनोथेरेपी होती है। 3 मेथड हो गए, सर्जरी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया एंड इम्यूनोथेरेपी हो गया। ये कुछ है ट्रीटमेंट कैंसर की। इन रेडियो थेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथली, यानी कि जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें ट्यूमर सेल्स को लाइट वाइट करके टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। तो हमें क्या करना होता है, इनकी टेक्निक से पता लगता है कि वो जो नॉर्मल सेल्स के पास ट्यूमर मास प्रेजेंट होता है उसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, ताकि जो नॉर्मल सेल्स है वो हमारे सेफ रहे, ठीक है, ताकि वो बहुत जल्दी कैंसरस सेल्स में ना बदले। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स। बहुत सारे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है ताकि हम कैंसर सेल्स को किल कर सकें। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर। कुछ जो होती है वो स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्यूमर के ब्रेन ट्यूमर है तो उस तरह के ड्रग्स दिए जाएंगे। अगर कोई और किसी तरह का कैंसर है, लंग कैंसर है, तो उस तरह के ड्रग्स दिए जाएंगे। तो अलग अलग ड्रग्स है सारे अलग अलग टाइप के कैंसर्स के लिए, ट्यूमर्स के लिए। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, अनीमिया। तो बहुत सारे कभी पर जो हम देखते हैं कि कैंसर में बहुत ज्यादा हेयर लॉस होते हैं, तो दिस इज जस्ट बिकॉज डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू सेव द नॉर्मल सेल्स फ्रॉम कैंसर सेल्स। ठीक है, डॉक्टर ट्राई करते हैं नॉर्मल सेल को कैंसर सेल से बचाने के लिए, लेकिन इसकी वजह से ड्रग्स देने पड़ते हैं। कई बार आते हैं, काम आ जाते हैं, लेकिन कई बार साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो जाते हैं और अनीमिया हो जाता है। तो इस तरह की हमारे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं कि ड्रग्स का कुछ साइड इफेक्ट भी पड़ा है, दैट्स व्हाई हेयर लॉस हो जाता है, बट दिस इज जस्ट बिकॉज टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, अब हमने 3 मैथड्स पढ़े, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, और ज्यादातर जो कैंसर होते हैं वो तीनों के कॉम्बिनेशन से ठीक होते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो ट्यूमर सेल्स को शो किया जाता है कि वो अवॉइड कर सके डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन, यानी कि वो डैमेज ना कर सके इम्यून सिस्टम को। Therefore the patients are given substances। तो पेशेंट्स को कौन कौन से सब्सटेंसेस दिए जाते हैं जिसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी कहते हैं, सच एज अल्फा इंटरफेरॉन। तो ये सब्सटेंस है जो कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। आपको फिगर में भी दिखा रखा है इंटरफेरॉन ए और इंटरफेरॉन बी, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। जो क्या करते हैं, अपने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और हेल्प करते हैं ट्यूमर जो हमारे अंदर जो कैंसर पेशेंट्स में ट्यूमर प्रेजेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में। थोड़ा क्या बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब बहुत सारी मशीन्स आ गई, टेक्निक्स आ गई, जिसकी वजह से हम कैंसर और एड्स जैसी बीमारी को बहुत जल्दी फाइंड आउट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए इसके बारे में, देन आई विल अपलोड द वीडियो फॉर दैट टू। गिव मी फीडबैक। अगर आपको कैसे लगा ये वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।